रामपुर गांव में रविंद्र और कुमारी नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उमा और रमा नाम की उनकी दो बेटियां थी। उमा को अपनी छोटी बहन रमा से बहुत प्यार था। रमा भी दीदी जो काम कहती थी वो जरूर से वो करती थी। बहनें एक दूसरे को छोड़कर बिल्कुल नहीं रहती थी। तभी एक दिन रविंद्र बड़ा खुश होकर घर लौट आता है। कुमारी सुनो, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या जी, क्या हुआ जो इतने खुश आज आप दिखाई दे रहे हैं? अरे हमारी बड़ी बेटी की शादी तय हो गई। बहुत अच्छा रिश्ता है। वो हमारे सुभाष है ना, उसका बेटा सोनू। अरे वो अपना सोनू, वो तो बड़ा अच्छा लड़का है। सुभाष ने कहा कि उसके बेटे सोनू ने हमारी बड़ी बेटी को मंदिर में देखा, उसे बहुत पसंद आई, इसीलिए उसने अपने पिता से बात करने को कहा। अच्छा रिश्ता है, हमारी बड़ी बेटी सुखी रहेगी। वो बहुत ही भाग्यवान है। सच कहा जी, साथ ही साथ छोटी के लिए भी रिश्ता देख लेते, दोनों की शादी भी एक साथ करा देते। उसकी बात हम बाद में सोचेंगे, पहले उमा से बात करते हैं। वो तो हमारे सामने कुछ कहेगी नहीं, तो तुम ही जाके उससे एक बार पूछो। ठीक है जी। ऐसा कहते हुए कुमारी अपनी बेटियों के पास जाती है। कमरे में जाकर पति रविंद्र के बताए हुए रिश्ते के बारे में वो उन्हें बताती है। वो सोनू तुम्हें पसंद है या फिर तुम्हारे मन में कोई और है? तुम्हारे पिताजी ने पूछने को कहा, जल्दी बताओ। दीदी को पसंद है और मुझे भी पसंद है। दीदी तो उन्हें कभी कभी छुप छुप के देखा भी करती थी। अरे चुप करो, माँ के सामने कोई ऐसी बातें करता है? माँ, दीदी का पति मेरा भी पति है ना, मैं भी जीजा जी से शादी करूंगी। हाँ। अरे चुप रहे, इस तरह बेशर्मों की तरह कोई कहता है क्या? अरे सभी तो कहते हैं, साली आधी घर वाली। जीजा जी भी पति जैसी है, इसीलिए मैंने फैसला ले लिया। अरे लड़की चुप रहेगी या नहीं? उमा, तुम्हें पसंद है ये बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह देती हूँ, वो खुशी से झूम उठेंगे। अच्छा ठीक है माँ। देखो माँ, बचपन से मैं दीदी के साथ रही हूँ, आगे भी मैं उन्हीं के साथ रहने वाली हूँ। मैं जीजा जी से ही शादी करूंगी, तभी जाके तो मैं और दीदी हमेशा एक साथ रह पाएंगे। अरे उमा, ये पागल तो नहीं हो गई है? इससे बात करूंगी तो मैं ही पागल ना हो जाऊं कहीं। अभी मैं जाती हूँ। इस तरह कुमारी रमा को कहते हुए फिर वहाँ से चली जाती है। रविंद्र ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। वो शादी का दिन तय करने के लिए चले जाते हैं। उधर घर के अंदर दोनों बहनों के बीच बातचीत चल रही थी। दीदी उमा की शादी की बात सुन के मन ही मन छोटी बहन उमा बहुत खुश होती है और कहने लगती है कि अगर शादी करेगी तो अपने जीजा जी से ही करेगी। रमा उमा को ये बात बहुत खुश होकर कहती है। रमा अब अपनी बड़ी बहन उमा के पति से ही शादी करेगी, इस बात का दृढ़ निर्णय ले लेती है। शादी के लिए 2 दिन बचे हुए थे, तभी भी रमा यही कहती है। रमा को देखकर उमा बहुत दुखी हो जाती है। अरे तुम किस तरह की बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे जीजा जी से ही शादी करनी है। हम एक ही साथ खाएंगे और हम एक ही साथ सोएंगे। ऐसा करने से ही सब अच्छा होगा दीदी। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। एक ही घर में शादी होके जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना दीदी? अरे लड़की, तुम किस तरह की पागलपन वाली बातें कर रही हो? उमा जब रमा को इस तरह से समझा ही रही थी, तभी उमा के पति सोनू वहाँ आ जाते हैं। सोनू को देखते ही रमा अपनी दिल की पूरी बात बता देती है। जीजा जी, आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। रमा, अब चुप भी करो, जीजा जी से कैसी बातें कर रही हो? अरे उमा, करने दो, जीजा जी से मजाक नहीं करेगी तो तुम ही बताओ, और किसके साथ मजाक करेगी? ये मजाक नहीं है जीजा जी, पहले मैंने जो आपसे पूछा बताइए, शादी करेंगी या नहीं? क्या तुम सच में पूछ रही हो? मैं तो तब से मजाक समझ रहा था। सोनू रमा से जब बातें कर ही रहा था, तभी रविंद्र और कुमारी वहाँ आ जाती है। फिर सोनू को सारी बातें बताई जाती है। ये क्या पिताजी, रमा कैसी बातें कर रही है? वो ऐसी है बेटा, हम उसे समझाते हैं। आप अंदर जाइए। बेटा उमा, दामाद को अंदर ले जाओ। अच्छा ठीक है माँ। उमा सोनू को फिर वहाँ से अंदर ले जाती है। उन दोनों को एक साथ अंदर जाते देख वहीं पे रमा रोने लगती है। अरे करम चली, तुमसे कितनी बार कहूँ, मेरी बात कान में नहीं घुसते।
जीजा जी है, दीदी के पति को अपना पति कहना गलत है। नहीं माँ, आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? रमा की ऐसी बातें सुन के रविंद्र आके उसके गाल में कस के थप्पड़ लगाते हैं। बेटी को मार खाते देख भी कुमारी चुप रहती है। शादी को गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रखा है क्या? शादी का मतलब दो लोगों का जीवन भर मिलकर रहना ही नहीं है, दो परिवार, दो दिल का मिलना भी है। तुम अपने बहन के बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम जीजा जी से शादी करने का जिद कर रही हो। हम छोटी बच्ची देखकर मजाक सोच रहे थे, पर पता नहीं था तुम तो इसे सच सोचकर नाटक करना शुरू कर दी हो। ऐसा नहीं है पिताजी। जो कह रहा हूँ सुनो, इस तरह की बात करना अब तुम बंद करो। बड़ों की बात मानो। बहन को सुखी देखना चाहती हो तो जीजा जी से शादी करने की बात मत करो। उमा की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? ऐसा मैं क्यों चाहूंगी पिताजी? फिर सोचो कि वो कैसे खुश रहेगी। ये सब बातें कहकर उसे दुखी मत करो। हाँ बेटा, तुम्हें भी बहुत अच्छा वर मिलेगा, फिर तुम्हें दीदी नहीं याद आएगी, तुम खुश रहोगी। हमारी बात मानो बेटा। कुमारी और रविंद्र के समझाने पर रमा अपना मन बदल लेती है। ठीक है माँ, ठीक है पिताजी, दीदी की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब मैं जीजा जी से शादी करने की बात नहीं कहूँगी। ये हुई ना बात। मेरी बेटी बहुत समझदार है, हम दोनों साथ है ना। ऐसा कहते हुए रविंद्र अपनी बेटी को पास बुलाते हैं। उन दोनों को साथ देखकर कुमारी खुश होती है। सोनू और उमा भी रमा के बदले हुए स्वभाव को देखकर बहुत खुश होते हैं। एक गांव में शांति और दीपा नाम के दो बहनें रहते थे। उनका बहुत गरीब परिवार था। बचपन में ही उनकी माँ मर जाने पर उस गांव वाले ही उन दोनों बहनों का देखभाल करते हैं। उस गांव का सरपंच रविंद्र भी शांति और दीपा का बहुत ख्याल रखता है। एक दिन, शांति बेटी, अच्छे से पढ़कर बड़ा नौकरी करना बेटी। मुझे विश्वास है तू इस गांव का नाम रोशन करेगी। हमारे गांव की परिस्थिति बिल्कुल अच्छा नहीं है। चिकित्सा की सुविधा नहीं है, पीने का पानी की सुविधा भी नहीं है। 5 किलोमीटर जाकर कुएं से पानी ला रहे हैं। हमारे एमएलए भी ठीक नहीं है। वो एमएलए नरेंद्र हमारी भलाई नहीं चाहता है ना, पर हम हर साल उसी को क्यों चुन रहे हैं सरपंच जी? दूसरे नेता को हम खड़ा करके जिता सकते हैं ना। दूसरे नेता रहने के लिए वो नागेंद्र जिंदा नहीं छोड़ेंगे दीदी। उनके प्रति कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। उनको बताए बिना कुछ भी नहीं करना है। अभी तक वो नागेंद्र हमारे गांव के नाम पर करोड़ों रुपए लूट लिए करके सबको पता है। हो, मैं हर रोज 4 घरों में काम करके घर आती हूँ। मुझे इन सब के बारे में कैसे पता चलेगा? इसीलिए बेटी, तुझे पढ़ना है, बड़ा नौकरी करना है, तब इस गांव को अच्छा कर सकती है। देखिए सरपंच जी, हमारे पिताजी को चोर बोले, वो उसी दुख से मर गए। उसके बाद हमारी माँ हमारा पालन पोषण नहीं कर सकी और आत्महत्या कर ली। उस दिन से हमें इस गांव वाले ही ख्याल रखे, पर अभी तक इस गांव के थोड़े लोग हमें चोर के बच्चे कहते हैं। हमें भी चोरों की तरह देख रहे हैं सरपंच जी। हाँ बेटी, पर जिंदगी में लगी दाग को हम मिटा नहीं सकते। वो दाग हम मर जाने तक रहेगा, पर हम अच्छे काम करने से वो अच्छाई हमें महान बनाएगी। आज तुम्हें चोर कह के बुलाने वाले कल तू अच्छे काम करने के बाद भगवान कहेंगे। आप सही बोले, पर अभी के अभी हम दोनों बहनें क्या कर सकते हैं बताइए? ज्यादा पढ़ाई करके नौकरी ढूंढ के जीने के लिए बहुत समय लगेगा। तब तक हम कैसे जिएंगे? हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ना। जीना चाहते हैं तो पढ़ नहीं सकते, और पढ़ना चाहते हैं तो जी नहीं सकते सरपंच जी। सरपंच जी, आप किसी और को देख लीजिए, वो काम हमसे नहीं होगा। सुबह उठते ही हमारी भूख की जिंदगियां ही है ना। शांति और दीपा ऐसे बातें करने के बाद रविंदर उधर 1 मिनट भी नहीं रहता और गुस्से से वहां से चला जाता है। रविंदर जाने के बाद शांति और दीपा सोच में पड़ जाते हैं। बहन, उस एमएलए नरेंद्र को हम कुछ नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते दीदी? एक आदमी को महान बनाना मुश्किल है, पर उसे बेकार बनाना बहुत आसान है।
वो नरेंद्र है ना, सब गांव वालों के नाम से करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। वही उसकी हिम्मत है, उस हिम्मत को कमजोर बनाने से बस। हाँ रे, तू बताने से मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है। क्या लग रहा है दीदी, जल्दी बोलो ना। इस तरह शांति और दीपा बातें करते हैं। अगले दिन गांव को कुछ न कुछ करने को सोचने पर दोनों बहनें एमएलए नरेंद्र के घर पहरा करते हैं। उस दिन बिना किसी को पता चले नरेंद्र के घर के अंदर जाते हैं। उस घर में बहुत सारे कमरे रहते हैं। दीपा, पैसे रहे कमरा कहाँ है रे? पहले हमें वहाँ जाना है। वो देखो दीदी, वहाँ है, वो ही पैसे रखे कमरा है। उसकी चाबी भी वही है। लगता है नरेंद्र अभी घर पर नहीं है। यही अच्छा मौका है, हम दोनों काम निपटा लेंगे। इस तरह दीपा और शांति एमएलए नरेंद्र के घर से करोड़ों रुपए चुरा लेते हैं। उन पैसों को किसी भी हालत में गांव वालों को देना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता वो पैसे कैसे ले जाना है। बाप रे, इतने सारे पैसों से वो अकेला क्या करेगा? हमारे गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इसीलिए ना दीदी, उसका काम हम कर रहे हैं। उन पैसों को चेक पोस्ट के पास बिना पुलिस को बताए हमें ले जाना है। पैसों को स्मगलिंग करना बहुत मुश्किल है बहन, क्या करें रे? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है दीदी। ऐसे कहकर शांति और दीपा एक कटहल के गाड़ी को लाते हैं। उस कटहल के फलों में पैसे रख के स्मगलिंग करना शुरू करते हैं। चेक पोस्ट के पास पुलिस वाला उनको देखता है। ओ माँ, ये क्या है? ये कटहल कुछ अजीब लग रहे हैं। बहुत पक गए सर, इसीलिए ऐसे लग रहे हैं। पता है ये कितने मीठे रहेंगे? पैसे दे के लीजिए सर। अरे दीपा, सर से ये सब बातें क्यों रे? वो देखो, उस कवर में है ना, रात को हम घर ले जाने वाले थे ना, उन्हें सर को दे दो। बेचारे सर भी हमारे जैसों के लिए ही नौकरी कर रहे हैं ना। अरे बाप रे, लगता है आप बातों से ही मार डालोगे। वो कवर मुझे दे के आप जाओ। ऐसे कहकर पुलिस वाला वहाँ से भेज देता है। उसके बाद शांति और दीपा कटहल के फलों के साथ उनके घर आते हैं। उस रात को दोनों बहनें स्मगलिंग करके लाए पैसों को कटहल में ही रख के एक एक घर के पास एक एक कटहल के फल रखते हैं। अगले दिन सब लोग उनके घर के बाहर रहे कटहल के फलों को देखकर, उसमें रहे पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं। इतने में सरपंच रविंदर भागता हुआ शांति और दीपा के पास आता है। शांति बेटी, दीपा बेटी, उस एमएलए के साथ क्या हुआ पता है? उसके घर में रहे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। उसका काम खत्म हो गया बेटी। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे गांव में एक एक घर के बाहर कटहल के फलों में पैसे प्रत्यक्ष हुए। बहुत आश्चर्य लग रहा है। मुझे लगता है ये पैसे उस एमएलए के घर से लाए पैसे हैं। जो भी हो, हमारे गांव वालों को अच्छा हुआ। जिसने भी ये काम किया है, बहुत अच्छा किया। ऐसे रविंदर कहने पर शांति और दीपा मन में हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। गांव वालों को अच्छा किए करके खुशी से घूमते हैं। उसके बाद उस गांव को बिना मुसीबत आए अच्छे अच्छे काम करने लगेंगे। इस तरह उनको बड़ा करके पालन पोषण किए गांव वालों के कर्जे चुकाते हैं।